हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय नंबर 2 को, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो यहां पर इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवणों के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अध्याय के शुरुआत में हम लोग बात करेंगे अम्ल और क्षारक की, और अध्याय के अगले हिस्से में हम लोग बात करेंगे तरह तरह के लवणों की। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा यह अध्याय शुरू होता है और यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं अम्ल और क्षारक के साथ। ठीक है, हाय बच्चों, छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप क्लास 9th के, क्लास 10th के नोट्स चाहते हो तो नोट्स आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर नोट्स के लिंक दिए गए हैं, साथ में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिससे कि आप जो हैं नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इसी प्रकार के वीडियोस का, क्लास 9th और क्लास 10th के सारे वीडियोस का लिंक चाहते हो तो वो भी आप खरीद सकते हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर हमने पिछले साल यानी कि कक्षा 7 में अम्ल, क्षार और लवण की कुछ बात की थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो यहां पर हमारा यही चीज जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी के साथ अध्याय शुरू करता है कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। यानी जो भोजन हम खाते हैं उसमें जो खट्टा स्वाद आता है वो अम्ल की वजह से आता है, और जो कड़वा स्वाद आता है वो किसकी वजह से? क्षारक की वजह से आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने आसपास परिवार में देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति को अत्यधिक भोजन करने की वजह से अम्लता हो जाती है, यानी एसिडिटी हो जाती है, खट्टे ढकार वगैरह आने लगते हैं, तो वहां पर क्या उपाय किया जाता है? वहां पर हम लोग देते हैं उनको बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे जो स्टमक है इसमें हमारा अम्ल बनता है, समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के असर को कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? क्षारक देते हैं। कौन सा? बेकिंग सोडा, या फिर इसके जगह पर हम लोग जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे सकते हैं, और भी दूसरे क्षारक हैं जो कि दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है भाई? पूछा जा रहा है कि उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? तो यहां पर देखो, आपको याद अगर हो, नहीं याद हो तो जान लो बस कि देखो यहां पर हमने पहले पढ़ रखा है कि यहां पर जो हमारा एसिड होता है, यानी कि जो अम्ल होता है, और जो क्षारक होते हैं, ये जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। ये गुणधर्म यहां पर हम लोग ध्यान रखते हैं जब यहां पर हम लोग उपचार के लिए, एसिडिटी यानी अम्लता के उपचार के लिए बेकिंग सोडा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहां पर और भी बातें बताई जा रही हैं जो कि पहले आप लोग पढ़ चुके हो, कि याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। तो भाई वहां पर हमने क्या देखा था कि हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते थे, और लिटमस पेपर की मदद से हम लोग यह जानकारी जुटाते थे कि कोई भी पदार्थ हमारा अम्ल है या फिर क्षारक है। कारण क्या है? लिटमस पेपर या फिर सूचक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, सूचक का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? सूचक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां पर जो अम्ल होते हैं और जो क्षारक होते हैं, उनको अगर हम लोग हर पदार्थ को, हर अम्ल, हर क्षारक को टेस्ट करके, छू करके पता करने की कोशिश करेंगे तो हम उनके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अम्ल हैं, बहुत सारे क्षारक हैं, और साथ साथ बहुत सारे अम्ल और क्षारक ऐसे होते हैं जिनको छूना हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर उनको हम लोग जीभ पर रखेंगे तो हमारा जीभ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिना टेस्ट किए, बिना स्वाद लिए ही हमें बता देता है कि कोई भी पदार्थ हमारा अम्ल है या फिर क्षारक है। समझ गए? तो यहां पर आपको वही लिटमस की बात की गई है। तो कह रहा है कि आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो भाई सोचो,
पीछे आपने क्या पढ़ा था अम्ल के बारे में पिछले क्लास में? तो वहां पर पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। ठीक है भाई, ये बात हमने पहले पढ़ रखी थी। और क्या पढ़ा था? क्षारक के बारे में क्या पढ़ा था? क्षारक के बारे में पढ़ा था कि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे लिए ये जानकारी अम्ल और क्षारक के लिए काफी है कि भाई इतना जान जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हम लोग जो है 10वां का पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ये जो बात आपने पढ़ी ये कब पढ़ी थी? आपने कक्षा 7-8 में पढ़ी थी। लेकिन यहां पर इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यहां पर अम्ल और क्षारक के बारे में और बातें आपको जाननी चाहिए कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं। अब वहां पर शुरुआत में आपको नहीं बताया गया है, लेकिन जब आप अध्याय में आगे बढ़ते हैं तब आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि अम्ल के क्या गुण होते हैं और क्षारक के क्या गुण होते हैं। देखिए यहां पर बताया गया है, क्या बताया जा रहा है भाई, इसको मैं फिर से अच्छे से बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल और क्षारक के क्या गुण होते हैं। देखिए यहां पर जो अम्ल होते हैं इनमें धनायन यानी कि H+ आयन ये छोड़ते हैं, ये निकालते हैं। मतलब किसी भी अम्ल को जब हम लोग जल में डालते हैं या जल में उसका घोल तैयार करते हैं तो अम्ल क्या करेंगे? H+ आयन छोड़ेंगे। ठीक है, जिसको कि हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे HCl में हमारा क्या होगा? HCl में H+ आयन और साथ में Cl- आयन निकलेगा। हमारा HNO3 में H+ आयन निकलेगा और साथ में NO3- आयन निकलेगा। तो H+ आयन छोड़ते हैं हमारे अम्ल। ठीक है, ये अम्ल के गुण होते हैं, समझ गए? अब यहां पर इसी H+ आयन की वजह से अम्ल अपने अम्लीय गुणधर्म को दिखाते हैं। कोई भी अम्ल क्यों है? क्योंकि वो H+ आयन छोड़ते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें कि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, समझ गए? हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पर H+ आयन नहीं बनता है। लेकिन जिन पदार्थों में H+ आयन तैयार होता है, मतलब जल के साथ घोल करने पर जब H+ आयन जो भी पदार्थ छोड़ेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे कि भाई वो एसिड है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे क्षारक होते हैं, जब इन क्षारकों का हम लोग जल के साथ घोल तैयार करते हैं तो ये क्षारक OH- आयन छोड़ते हैं और इन्हीं OH- आयन की वजह से यहां पर क्षारक अपने क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो भाई अम्ल क्यों है, क्षारक क्यों है? मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ अगर वो जल के साथ विलयन तैयार करने पर अगर OH- आयन छोड़े तो वो क्या होगा? क्षारक होगा। अगर कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कि जल के साथ घोल तैयार करने पर H+ आयन छोड़े तो वो क्या होगा भाई? अम्ल होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहां पर शॉर्ट में समझ गए। अब चैप्टर में जब हम लोग लाइन बाय लाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे तब इस हिस्से को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर से वहीं पहुंचते हैं और वहां पर अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम लोग सूचकों की बात करेंगे कि भाई ये सूचक क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सूचक के बारे में यहां पर तो वैसे सजा कर नहीं बताया है, 4-5 लाइन में कुछ कुछ बातें लिख दी गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं सूचक आपको अलग से अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो सबसे पहले यहां पर सवाल उठता है कि भाई ये सूचक क्या चीज है? तो भाई देखो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग यह पता लगाने में कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हमारा अम्ल है या फिर क्षारक है। तो यहां पर जो पदार्थ हमको यह जानकारी देता है या फिर जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी हमारा पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है, वो क्या होता है? सूचक होता है। अब इसको तुम डेफिनेशन देखना चाहते हो तो यहां पर देखो हमारा सूचक किसे कहते हैं, ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये कहां से आया? तो भाई हमारा जो ये नोट्स है, कक्षा 10 का नोट्स है, उसमें ये पूरा दिया गया है, उसी का ये छोटा सा हिस्सा है। तो तुमको अगर नोट्स अभी तक तुम्हें नहीं
नहीं मिला है, नोट्स चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, 94 307 23 204 पर व्हाट्सएप करोगे तो ये पूरा नोट्स, पूरे अध्याय का नोट्स तुमको मिल जाएगा। वहां से हर चीज का नोट्स तुम प्राप्त कर लोगे। सूचक किसे कहते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करके जांच किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या अथवा क्षारक है। इन पदार्थों को हम लोग अम्ल क्षारक सूचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सूचक क्या होता है समझ गए। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। अब यहां पर बात है कि देखो, जब तुम आगे के क्लासेस में जाओगे तो वहां पर तुमको और भी कई प्रकार के सूचक के नाम मिल जाएंगे, समझ गए। लेकिन कक्षा 10 में तुमको यहीं पर 3 प्रकार के सूचक पढ़ाए गए हैं, यही तुमको पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर जरा सा हम लोग एनसीईआरटी पर गौर कर लेते हैं, फिर मैं इनको अलग से आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो भाई पहला शब्द यहां पर क्या आया? यहां पर शब्द आया प्राकृतिक सूचक। अब यहां पर भी लिखा हुआ है कि लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक होने का क्या मतलब हुआ? प्राकृतिक शब्द का क्या मतलब हुआ कि वो हमारे प्रकृति में मौजूद है। हम कहीं जाते हैं, कहीं से तोड़ करके ले आते हैं और हमको मिल जाता है, उसको हम लोग फैक्ट्री में तैयार नहीं करते हैं, तो वो क्या हो गया? प्राकृतिक सूचक हो गया। लिटमस कहां है भाई? लिटमस प्राकृतिक सूचक है, मतलब हमें क्या मिलता है? प्रकृति में मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार हल्दी भी एक सूचक होता है, समझ गए। अब यहां पर देखिए, लिटमस और हल्दी के बारे में बात किया गया है। इसके ये क्या है भाई? ये हमारे प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हो गए, इनके बारे में अभी मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए, आपके सामने दूसरे प्रकार का क्षारक होता है, जो कि एक तरीके से संश्लेषित सूचक होता है। मैंने क्षारक बोल दिया गलती से, संश्लेषित सूचक होता है, जिसको कि अंग्रेजी में सिंथेटिक सूचक बोलते हैं, इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज और साथ में फिनोल्फथालीन के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर अम्ल क्षारक जो सूचक है, उसमें तीसरा प्रकार का सूचक आपको पढ़ना है, जो कि है गंधीय सूचक। मतलब यहां पर कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो कि गंध की मदद से हमें बताते हैं कि कोई भी हमारा पदार्थ है वो हमारा अम्ल है या फिर क्षारक है। अब इन तीनों को जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? प्राकृतिक सूचक आ गया। प्राकृतिक सूचक का मतलब जो हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होगा वही हमारा प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। इसमें हमको लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ये सब कुछ उदाहरण हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले लिटमस की बात आ जाती है। लिटमस क्या है भाई? एक प्रकार का विलयन होता है, जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है? जो कि थैलेफाइटा समूह के लाइकन पौधे से प्राप्त होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां से प्राप्त होता है? थैलेफाइटा समूह के लाइकन पौधे से प्राप्त होता है, समझ गए। अब ये एक प्रकार का लिटमस क्या होता है? एक प्रकार का डाई होता है, एक प्रकार का रंजक होता है। ठीक है, अब ये जो लिटमस पेपर है, इसको जब हम लोग निकालते हैं, जब प्राप्त करते हैं, तो इसका रंग कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। और ये क्या होता है? ये निष्क्रिय होता है, मतलब कि ना तो ये अम्लीय होगा ना तो क्षारकीय होगा। अब यहां पर इस लिटमस में हम क्या करते हैं? लिटमस में अगर हम लोग एसिड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका रंग लाल हो जाएगा। और अगर हम इस लिटमस विलयन में बेस डाल देंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, समझ गए। तो यही चीज कहता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मतलब क्या हुआ? ये तो हमारा लिटमस विलयन की बात हो गई। अब लिटमस विलयन से लिटमस पेपर बनाया जाता है, लिटमस पत्र बनाया जाता है। जैसे लिटमस हमने क्या किया? यहां पर विलयन ले लिया, उसमें हम एक कागज का टुकड़ा लाते हैं और ऐसे डुबा करके निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा लिटमस हमारे कागज पर भी लग गया। अब उस लिटमस कागज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपने सूचक के रूप में। तो इस प्रकार से लिटमस पत्र या फिर लिटमस पेपर बनता है। अब यहां पर देखिए, लिटमस पत्र हमको 2 रंग में मिलते हैं, नीला और लाल। कैसे मिलेंगे भाई? यहां पर लिटमस में हमने क्या किया? कागज डाला और हमको लिटमस पत्र मिल गया, उसमें हमने एसिड डाल दिया तो वो क्या हो गया? लाल लिटमस पत्र बन गया। अगर हमने कागज डाला, निकाला और उसमें बेस डाल दिया तो वो कैसा हो गया? नीला रंग का हो गया। और उसको फिर एसिड बेस में डाल डाल के हम लोग रंग बदलते रहते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा बात हो गया लिटमस के बारे में। इसके बाद हल्दी की बात कर लेते हैं। तो हल्दी क्या है भाई? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। इसका रंग कैसा होता है? पीला रंग का होता है।
है, ठीक है। अब यहां पर हल्दी जो होता है, जब ये एसिड के यानी कि अम्ल के संपर्क में आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब ये क्षार के संपर्क में आता है तब इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। समझ गए? इस प्रकार का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर जो हल्दी है वो क्षार के संपर्क में आते ही ये रंग दिखा देता है। समझ गए? अब यहां पर देखो, ये इसका उदाहरण है कि तुम जब खाना खाते हो घर में और तुम्हारे कपड़े पर सब्जी गिर जाए और सब्जी को तुम ले जाकर के साफ करने की कोशिश करो अगर साबुन की मदद से, तो तुम देखोगे कि जो सब्जी का दाग था वो हल्दी के कारण पीला रंग था, लेकिन जैसे ही वो आ जाएगा संपर्क में साबुन के, वो ऐसा लाल जैसा रंग दिखाने लगेगा, क्योंकि जो साबुन होता है वो एक प्रकार का क्षारक उसका प्रवृत्ति होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने आ जाते हैं संश्लेषित सूचक। अब ये संश्लेषित सूचक का कहने का क्या मतलब है? मतलब कि ये हमारे प्राकृतिक नहीं होते हैं, इनको हम प्रकृति में प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि इनको हम लोग रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्माण करते हैं। फैक्ट्रियों में केमिकल रिएक्शन वगैरह करवा के हम लोग इनको तैयार करते हैं। यहां पर हमें दो संश्लेषित सूचक पढ़ने हैं, पहला तो मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोप्थलीन। ठीक है, अब देखो यहां पर मिथाइल ऑरेंज को देख सकते हो, रंग कैसा है भैया? ऑरेंज है। कई जगहों पर तुमको मिथाइल रेड मिलेगा, समझ गए? लाल रंग का मिथाइल मिलेगा तो वो होगा नाम उसका मिथाइल रेड। और फिनोप्थलीन का रंग कैसा होता है? पानी जैसा होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं? तो काम इस प्रकार से करते हैं कि जो फिनोप्थलीन होता है उसका रंग कैसा है भाई? कोई रंग नहीं है, वो रंगहीन है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इस फिनोप्थलीन को हम लोग क्या कर देते हैं? क्षारक में डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा? पिंक रंग, पूरा जो हमारा घोल है, विलयन है, उसका रंग कैसा कर देगा? पिंक कर देगा। पिंक हमें दिखाने लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो पदार्थ क्या है, वो घोल क्या है? हमारा क्षारक है। ठीक है, इसी प्रकार से मिथाइल रेड या फिर मिथाइल ऑरेंज हुआ, ये जो होता है इसका रंग रेड है तो रेड होगा, ऑरेंज है तो ऑरेंज होगा। ठीक है, अब ये एसिड के संपर्क में आएगा तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जैसे ही ये बेस के संपर्क में आता है यानी कि हमारे क्षारक के संपर्क में आता है तो ये पीला रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये संश्लेषित सूचक जो है ये काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने तीसरे प्रकार का सूचक आ जाता है जो कि है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। यहां पर ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी गंध की मदद से ये बताते हैं कि कोई भी हमारा पदार्थ जो है अम्ल है या फिर क्षारक है। इनमें क्या होगा? गंध में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए प्याज का रस अगर आप लोग लें तो इसका गंध कैसा होगा? तीक्ष्ण गंध होगा। अम्ल के संपर्क में आएगा तो गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गंध कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये प्याज का रस जैसे ही हमारे क्षारक के संपर्क में आता है तो यह क्या करता है? गंध में परिवर्तन हो जाता है, प्याज का गंध गायब हो जाता है। इसी प्रकार से लौंग का तेल आप लोग लेते हैं तो यहां पर हमारे अम्ल में गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यह संपर्क में आएगा, क्षार के संपर्क में आएगा तो यहां पर गंध जो है वो गायब हो जाएगा, गंध खत्म हो जाएगा। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे सामने क्या आ जाता है? यहां पर कुछ बातें बताई गई हैं जो कि वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो लिटमस विलियन होता है बैगनी रंग का रंजक होता है, थैलोफाइटा के लाइकन पौधे से निकाला जाता है, इसे सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो तो यहां पर क्या है? कुछ प्रश्न है तो ये आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो तुमको सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या है? यहां पर है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे। अब यहां पर देखो प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, तो यहां पर कुछ अम्ल और क्षारक के नाम दिए गए हैं जो कि हम लोग वैसे तो प्रयोगशाला में इस्तेमाल करते हैं या फिर देखते हैं। आपको क्या बोला जा रहा है? आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है कि यहां पर इन आप रसायनों को लीजिए और इनको आप बारी बारी से जितने भी सूचक हमने अभी बात किए उन सभी सूचक में आप क्या करेंगे?
टेस्ट करेंगे कि भाई इनका रंग क्या परिवर्तन होता है। तो वो तो हम वैसे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि रंग में क्या परिवर्तन होता है। अब हम इसको आगे यहां पर अगला हमारा क्रियाकलाप है, ये किसकी बात कर रहा है कि बारीक कटा हुआ प्याज से आपको रस प्राप्त करना है और उससे आपको क्या करना है, अम्ल क्षार का टेस्ट करना है। यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्याज जब अम्ल और क्षारक के संपर्क में आएगा तो क्या परिवर्तन होता है, यह चीज आप यहां पर जान गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारे सामने आ जाता है पहला रासायनिक अभिक्रिया अम्ल और क्षार का। तो यहां पर हमारा है टॉपिक 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि यहां पर अब हम लोग अलग अलग चीजों के साथ अम्ल और क्षारक के प्रतिक्रिया को, अभिक्रिया को समझेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं धातु के बारे में कि हमारा जो अम्ल है, क्षारक है, वो धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो यहां पर देखिए हमारे सामने है क्रियाकलाप 2.3। यहां पर क्या बोल रहा है कि आप एक परख नली लीजिए, उसमें 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए। ठीक है, और इसमें आप डाल दीजिए दानेदार जिंक। ठीक है, अब यहां पर जिंक का टुकड़ा जब आप डालेंगे तो जो जिंक का टुकड़ा है उसके सतह पर कुछ चीज आपको दिखने लगेगा, कोई क्रिया होती हुई दिखेगी। क्रिया क्या होगा भैया, तो यहां पर जब आप परख नली में सल्फ्यूरिक अम्ल में यहां पर जिंक को डालेंगे, समझ गए, तो यहां पर जिंक के सतह पर आपको बुलबुले उठते हुए दिखेंगे और ये बुलबुले ऊपर की ओर उठेंगे। ये बुलबुले किस चीज के हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु जोड़ अम्ल क्या बनाता है, यहां पर हमारा बनाता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो यहां पर यह याद रख लो कि जब भी हमारा कोई भी धातु यहां पर हाइड्रोजन गैस के साथ हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां पर बनेगा एक लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ गए, चाहे यहां पर तुम्हारा एसिड कोई भी हो, जैसे HCl हो, HNO3 हो, CH3COH हो, ये सब एसिड ले लो या कोई धातु ले लो, तो जब धातु इन एसिड्स के साथ अभिक्रिया करेंगे तब यहां पर क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा और साथ में क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखो, ये आपको पूरा जो अभिक्रिया है उसका प्रोसेस बताया है, पूरा तरीका सेटअप बताया। ठीक है, अब यहां पर यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर हमारा यह अभिक्रिया होने के बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, उसके बुलबुले निकल रहे हैं। अब यहां पर क्या करना है, हमको टेस्ट करना है, चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए जो जांच होती है वो कैसा जांच होता है, वो पॉप साउंड टेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको फटफट ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। यह हमारा एक जांच होता है हाइड्रोजन का। क्या होगा भाई, यहां पर हमने अभिक्रिया करवाया, यहां पर हाइड्रोजन गैस बना, बुलबुले से बना, यहां से पाइप के जरिए इसको निकाला हमने और यहां पर साबुन के विलयन में इसको डाल दिया, उससे यहां पर बुलबुले निकलेंगे और बुलबुले हमारा ऊपर आएंगे। तो यहां पर जब इन बुलबुलों के करीब तुम यहां पर मोमबत्ती लाओगे तो ये बुलबुलों में भरा होगा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जब फटेगा तो फट फट की आवाज करेगा। अंग्रेजी में इसको पॉप साउंड बोलते हैं। जैसे इस प्रकार की ध्वनि के साथ यहां पर आपका ये जो हाइड्रोजन का बुलबुला है ये फूट जाएगा और ऐसा आवाज निकलेगा। ये किस चीज का जांच है, ये हाइड्रोजन के मौजूदगी का जांच है कि भाई हाइड्रोजन गैस निकला या नहीं निकला। तो ये हमारा जांच होता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रकार से दूसरे एसिड को लो या दूसरे धातु को लो, तुमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं तुम इस प्रकार से जांच कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या बता रहा है, बता रहा है कि भाई आपको एक सामान्य अभिक्रिया बता रहा है कि देखो
जब भी हमारा अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया होगा तो ये आपको अभिक्रिया होगा, क्या होगा, अम्ल हमारा धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारा निकलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे क्या बोलता है, आगे यहां पर अब क्षार की बात हो रही है। तो क्षार में बोल रहा है कि एक परख नली में आप जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, मतलब अब हम धातु को क्षार के साथ अभिक्रिया कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जिंक को डाला है हमने परख नली में, उसमें हम लोग 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं और यहां पर इसको हम लोग गर्म करते हैं मिला करके। तो जब ऐसा हम लोग करेंगे तो यहां पर हमारा जो ये धातु है ये हमारे क्षारक के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट का निर्माण करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये जो अभिक्रिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो जो क्षारक होते हैं वो धातुओं से सामान्यतः उतनी अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे धातु होते हैं जो कि यहां पर आकर के जो हमारे बेसिस होते हैं यानी कि जो क्षारक होते हैं उनसे अभिक्रिया करते हैं, और यहां पर क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया एक ही उदाहरण दिया है, इसलिए इसको ध्यान रखना, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या समझ लिया कि धातु के साथ अम्ल और क्षारक किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम देखेंगे कि जो हमारा धातु कार्बोनेट है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों को क्षारक के साथ नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना, आगे बताऊंगा। यहां देखो हमारे सामने पहला क्या है, धातु कार्बोनेट, और दूसरा क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको करने के लिए यहां पर फिर से क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में क्या बोलता है, आप ले लीजिए 2 परख नली, 2 परख नली लीजिए, एक को नाम ए दे दीजिए, दूसरे को बी दे दीजिए। जैसे यहां पर हमारा ए हो गया और यहां पर हमारा बी हो गया। ठीक है, इसको मैं ए और बी लिख देता हूं। ठीक है, अब ए में आप क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। यहां पर आपने क्या डाल दिया, यहां पर आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। ठीक है, और परख नली बी में आपने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो भाई देखो ये क्या हो गया, पहला हमारा धातु कार्बोनेट और दूसरा हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो दोनों में हमने क्या किया, एक में हमने धातु कार्बोनेट डाल दिया, दूसरे में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों में हम लोग 2 मिलीलीटर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl मिलाएंगे। ठीक है, एसिड मिलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जब ऐसा हम लोग मिलाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर अगर हम लोग देखें इस अभिक्रिया को तो नीचे दिखाया है कि जब यहां पर हमारा अम्ल जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, सॉरी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, जब हमारा धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। ये दोनों क्या है, लवण है। ठीक है, तो लवण बन गया, साथ में क्या बना, साथ में जल बन गया और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है जब हमारा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। इस धातु का लवण बनाएगा और साथ में जल बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये याद कर लो, ये प्रक्रिया है, क्या बनेगा, लवण, जल और CO2। ठीक है, अब यहां पर इसी चीज को यहां पर नीचे अरेंज करके लिखा है, क्या लिखा है भाई, यहां देखो, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आगे क्या बोलता है कि यहां पर देखो, जब यह अभिक्रिया हम लोग करेंगे तो इस अभिक्रिया में हमारा क्या निकला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है या नहीं निकला है, इसका जांच होता है। तो इसका जांच भी तुम याद रखो, नीचे यहां पर देखो अभिक्रिया है, जांच है। क्या जांच है भाई, इसको हम लोग लाइम वाटर टेस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हो चूने का पानी जांच।
इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकला ऊपर के अभिक्रिया में, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, चूने के पानी से पास करते हैं। जैसा कि ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहां पर दिखाया गया, जैसे देखो यहां पर क्या हुआ, हमारा ये सेटअप हुआ, इस परख नली में हमारा अभिक्रिया हुआ, कौन सा गैस बना भाई, हमारा CO2 गैस बना। CO2 गैस को एक पाइप के जरिए यहां से निकाला और यहां पर चूने के पानी में डाल दिया। अब यहां पर क्या होता है कि जब इस CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो यह चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3 बना देता है और साथ में जल का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लंबे समय तक पास करते हैं, ज्यादा मात्रा में पास कर देते हैं, तो यहां पर यह CO2 जो होगा यह हमारे CaCO3 और साथ में H2O, इन तीनों से मिल जाएगा। ये तीनों आपस में मिल जाएंगे और मिला बना देंगे क्या, CaHCO3 का होल 2। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि हमारा जब यहां पर हम CO2 को चूने के पानी में डालते हैं तो बनता है CaCO3। यह एक प्रकार का श्वेत सफेद रंग का अवक्षेप निर्माण करता है। तो यहां पर आपका जो चूने का पानी होगा उसका रंग सफेद हो जाएगा, वो पूरा घोल जो है सफेद आपको दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर हम लोग CO2 ज्यादा देर तक पास कर देते हैं और ये तीनों जो कि यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर है तीनों, ये दोनों बने और CO2 ज्यादा पास कर दिया, तो ये तीनों जब आपस में मिल गए तो CaHCO3 बन गया। तो ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है और जब ये बन जाता है तो हमारा रंग फिर से, सफेद रंग फिर से गायब हो जाता है, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं होता है। समझ गए? तो ये बात भी ध्यान रखना, पूरा ये दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो तो जो तुम अपने आसपास चूना पत्थर देखते हो, जो तुम चौक देखते हो, खड़िया देखते हो, संगमरमर देखते हो, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप हैं। सभी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, तो यहां पर अब तुमको क्या समझ में आया, समझ में आया कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा जनरल एक सामान्य अभिक्रिया का रूप हो गया, जो कि यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर अगर अगला बात कहता है, अगला जो है वो है अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। समझ गए? अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि आप एक परख नली लीजिए, परख नली में 2 मिलीलीटर NaOH डालिए। ठीक है, उसमें 2 बूंद फिनोफ्थिलीन डाल दीजिए। फिनोफ्थिलीन के बारे में हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में, कि फिनोफ्थिलीन एक प्रकार का सूचक है और ये हमारे बेस में जब मौजूद होता है, हमारे क्षारक में जब मौजूद होता है तो ये गुलाबी रंग दिखाता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है, क्षारक है और इसमें 2 बूंद फिनोफ्थिलीन डालेंगे तो क्या होगा, हमारा ये घोल जो है ये कैसा रंग दिखाने लगेगा, गुलाबी रंग, पिंक रंग दिखाने लगेगा। अब इस घोल में अगर हम लोग एक एक बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डालते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा ये जो क्षारक है और ये जो HCl है, अम्ल है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और इस अभिक्रिया की वजह से जो क्षारक है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब क्षारक का प्रभाव समाप्त होगा तो फिनोफ्थिलीन की वजह से जो गुलाबी रंग हमें दिख रहा था वो गुलाबी रंग भी गायब हो जाएगा। तो ये चीज होगा। अब यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग अम्ल मिलाने के बाद फिनोफ्थिलीन को देखेंगे तो क्या हो गया, रंग गायब हो गया। अब इसमें फिर से अगर हम लोग NaOH डालते हैं जो कि एक प्रकार का क्षारक है तो यहां पर फिर से हमको गुलाबी रंग दिखने लगेगा। मतलब अम्ल की मामला में अगर हमारा क्षारक बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर से हमको फिनोफ्थिलीन की वजह से गुलाबी रंग दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो परिवर्तन बार बार हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कारण इसका यह है कि जब हमारे अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। हमने क्या लिया था, NaOH लिया था, डाला क्या, HCl, दोनों ने आपस में अभिक्रिया कर लिया
और यहां पर बन गया हमारा NaCl और साथ में हमारा जल बन गया। अब यहां पर यह समझ लो कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप बनता क्या है, लवण और जल बनता है। और इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है। इस प्रकार के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह हमारा क्या हो गया, सामान्य अभिक्रिया का रूप हो गया। अगर हम लोग क्षारक लें और अम्ल लें, दोनों को आपस में अभिक्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा और लवण बन जाएगा और साथ में जल बन जाएगा। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा यहां पर कारण यहां पर यह है कि जैसे NaOH है, जो NaOH है ये क्या होगा, ये हमारा टूट जाएगा आयंस में, Na+ और OH- आयन। हमको पता है कि जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, OH आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, अम्ल है। अम्ल में क्या है भाई, HCl है। HCl को जब तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा और Cl-। जल में ये इस रूप में होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जब ये आयन अलग हो गए और अम्ल में से ये आयन अलग हो गए, तो यहां पर हमारे पास जो ये क्षारक है इसका Na+ आयन और यहां पर अम्ल का Cl- आयन आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास देखो तो यहां पर हमारे क्षारक का OH- आयन और साथ में अम्ल का H+ आयन आपस में जुड़ जाएंगे और इस वजह से यहां पर लवण बन जाएगा यहां पर, और साथ में हमारा जल बन जाएगा H+ और OH- के जुड़ने से। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर आपने क्या समझ लिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ लिया, जिसमें अम्ल और क्षारक का आपस में अभिक्रिया कराया जाता है और बनता क्या है, हमारा लवण और जल बनता है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कि यहां पर हम लोग अब अभिक्रिया कराएंगे किसका, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ। धात्विक ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। अब यहां पर हमारे सामने बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड ले लो बीकर में, अल्प मात्रा में ले लो और इसको हिलाते हुए इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाओ। मतलब बीकर में हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया और हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे हम लोग क्या डाल रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं। और यहां पर अगर देखो तो यहां पर रिएक्शन क्या होगा, यह चीज देखने के लिए बोल रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि जो विलयन यहां पर बना वो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नील हरित हो जाएगा। यहां पर हमने क्या लिया था, यहां पर हमने लिया था कॉपर ऑक्साइड, क्या लिया था, CuO लिया था और साथ में हमने क्या मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl मिलाया। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा बनेगा CuCl2 और प्लस में H2O बन गया। अब यहां पर तुम इस अभिक्रिया को देखोगे तो एक चीज तुमको समझ में आएगा, अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे इस अध्याय को, एक दो बार वीडियो देख लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो, कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड है और ये हमारा क्या है, ये है अम्ल। अब ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है और ये क्या है, ये है हमारा लवण। ठीक है, ये एक प्रकार का लवण है। ठीक है। इस अभिक्रिया को देख के तुमको कुछ समझ में आ रहा है, अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा अम्ल होता है जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ में जल बनाता है। तो यहां पर अगर तुम देखो तो जो हमारा धात्विक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, ये कैसा गुण दिखा रहा है, धात्विक ऑक्साइड हमें क्षारक का गुण दिखा रहा है। यानी ये कैसा लक्षण दिखाता है, हमारा क्षारक का लक्षण दिखाता है जब ये हमारे एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ठीक है, यही चीज यहां पर कह रहा है कि आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड बना देगा, CuCl2 बना देगा। ठीक है, और इसके कारण यह नील हरित रंग हमको देखने को मिलेगा। धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसा है भाई, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए आगे कहता है, क्षारक एवं लवण अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं।
मतलब धात्विक ऑक्साइड का गुण कैसा होता है, क्षारकीय होता है, इसलिए यह क्या करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। आगे प्रश्न बनता है कि जो धात्विक ऑक्साइड हैं क्या वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये खुद क्षारक हैं, तो क्षारक भाई दूसरे क्षारक से कैसे अभिक्रिया करेगा? समझ गए? तो यहां पर जो है, ये जो हमारे धात्विक ऑक्साइड हैं ये सिर्फ और सिर्फ अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षारक के साथ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि धातु ऑक्साइड का गुण कैसा होता है, क्षारकीय गुण होता है। ठीक है, अब ठीक इसका उल्टा पढ़ते हैं। ठीक इसका उल्टा क्या हो गया भाई, हमारे सामने आ गया अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, अधातु का ऑक्साइड। ये किसके साथ अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं, क्षारक के साथ करा रहे हैं। तो भाई क्षारक के साथ करा रहे हैं, तो अभी तुरंत जो पढ़ा उसके हिसाब से क्या तुमको समझ में आया? समझ में ये आया ना कि जो अधात्विक ऑक्साइड है उसका गुण कैसा है, अम्लीय गुण है, इसलिए वो क्या कर रहा है, क्षारक के साथ गुण कर रहा है। अब यहां पर देखो, अभी तुरंत हमने किसकी अभिक्रिया देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस में यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये दोनों अभिक्रिया किए तो क्या बना, CaCO3 बना और साथ में यहां पर H2O बना। ठीक है, अब इसमें फिर से तुम समझो कि क्या हुआ, ये क्या है, CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। CaOH का होल 2 क्या है, ये क्या है भाई, ये हमारा क्षारक है। ये CaCO3 क्या बना, ये हमारा लवण बन गया और साथ में यहां पर हमारा जल बन गया। तो क्या हुआ यहां पर हमारा क्षारक अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण बना रहा है और जल बना रहा है। क्या समझ में आया? समझ में आया कि जो हमारा अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय गुण दिखाते हैं। समझ गए? तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि देखो कि यहां पर जो बीच हुई अभिक्रिया देखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक का गुण कैसा होगा, अम्लीय गुण होगा। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न है यहां पर जो कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उत्तर करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर नहीं हो तो फिर बाद में एनसीईआरटी को पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, समझने की कोशिश करो, नहीं तो वीडियो को फिर से पढ़ो, फिर उत्तर करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तब तुम अच्छे से उत्तर करने पाओगे। समझ गए? तो यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर हमारे सामने एक प्रश्न आता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? पूछ रहा है कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। मतलब जो अम्ल हैं और क्षारक हैं उनमें क्या समानताएं हैं, उनके क्या ऐसे गुण हैं कि ये इस प्रकार से अपने गुणधर्म या लक्षण दिखा रहे हैं। अब यहां पर क्या बोलता है कि अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानताएं क्यों होती हैं? हमने शुरुआत में ही देखा कि जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं भाई, उनका एक तरीके से जो स्वाद होता है, खट्टा स्वाद होता है अम्ल का, वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्षारक की भी कहानी है। जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे कहता है कि क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हमने अभी ऊपर क्या देखा कि धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो इससे हमको एक चीज समझ में आता है कि जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, ये एक खूबी उनकी होती है, एक उनका लक्षण होता है, गुण होता है। ठीक है, अब यहां पर यह जांच करने के लिए बोल रहा है कि क्या हमारी दुनिया में सारे ऐसे यौगिक या पदार्थ जिनमें की हाइड्रोजन मौजूद है सभी अम्ल के जैसा लक्षण दिखाते हैं? क्या सभी अम्ल होते हैं? तो यहां पर देखिए वही चीज करने के लिए बोल रहा है। उसके लिए एक आपको क्रियाकलाप करने के लिए बोल रहा है। आपको क्या करना है, आपको ग्लूकोज लेना है भाई। ग्लूकोज C6H12O6 भाई हाइड्रोजन है या नहीं है, भरपूर हाइड्रोजन है।
खूब हाइड्रोजन है। इसके बाद आपको अल्कोहल लेना है, C2H5OH अल्कोहल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने H2SO4 ले लिया। हमने जो भी यहां पर चीजें ली हैं उन सब में हाइड्रोजन मौजूद है। इन सब को हमने क्या किया, 2 कील लगाकर कॉर्क को मतलब 100 ml के बीकर में रख दिया, समझ गए, एक कॉर्क पर, ठीक है, 2 कील लगाकर इसको हमने अलग अलग रख दिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, बारी बारी से यहां पर जांच किया कि क्या सभी जो हैं बिजली पास करते हैं, बिजली इनसे गुजरता है, इस प्रकार का व्यवस्था बना दिया। तो यहां पर जब ये चेक हम लोग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ग्लूकोज डालने पर यहां पर बिजली प्रवाहित नहीं होती है। अगर यहां पर ग्लूकोज की जगह पर एक और चीज हमने क्या लिया था भाई, ग्लूकोज की जगह पर हम लोग अल्कोहल डालेंगे तो भी हमारा यहां पर बिजली नहीं गुजरेगा। तो जब हम यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तब यह बल्ब जलने लगेगा और हमारा बिजली गुजरने लगेगी। यहां पर हमको क्या समझ में आया कि भाई जो ग्लूकोज होते हैं, अल्कोहल होते हैं, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यहां पर यह है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह हमारा आयंस का निर्माण करते हैं, आयन बनाते हैं। जब इनका हम लोग जल में विलयन तैयार करते हैं तब ये आयन का निर्माण करते हैं। जैसे कि HCl में बात करें तो HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा, और ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन की वजह से बिजली प्रवाहित होगी। समझ रहे हैं बात को? इसी प्रकार से जो H2SO4 है वहां पर भी H प्लस आयन निकलेगा और SO4 माइनस आयन निकलेगा, तो आयन की वजह से बिजली प्रवाहित होगी। तो यहां पर क्या समझ में आया, अम्ल का क्या गुण होता है भाई? अम्ल में क्या समानता होती है कि जितने भी अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं जब उनका हम लोग जल का विलयन तैयार करते हैं। समझ गए? तो हाइड्रोजन आयन यहां पर छोड़ा जिसकी वजह से बिजली यहां पर गुजरी। इसी प्रकार से जब हम लोग क्षारकों की बात करते हैं तो क्षारक जो होते हैं वो OH माइनस आयन छोड़ते हैं, और NaOH की बात करें तो Na प्लस और OH माइनस में ये टूटेगा। इसी प्रकार से दूसरे क्षारक भी क्या करेंगे, OH माइनस आयन छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, मतलब टूट जाएंगे, OH माइनस और साथ में एक और आयन में टूट जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आयन के निर्माण की वजह से हमारा बिजली प्रवाहित होगा। तो हमारे अम्ल का क्या गुण हो गया, अम्ल का गुण हो गया हाइड्रोजन आयन को छोड़ना या फिर उसमें टूट जाना, ठीक है। और यहां पर हमारा जो क्षारक होता है उसका क्या गुण हो गया, वो OH माइनस आयन छोड़ता है, OH माइनस आयन में टूट जाता है, ठीक है। तो यह चीज आपको समझ में आ गया कि अम्ल के क्या गुण होते हैं, क्षारक के क्या गुण होते हैं। जो भी हमारा H प्लस छोड़ेगा वो अम्ल हो जाएगा, और जो हमारा OH माइनस आयन छोड़ेगा वो क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारे सामने क्या है, बोलता है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। जब हम किसी अम्ल को, किसी क्षारक को जल में डालते हैं और उसका एक जलीय विलयन तैयार करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है, उनके साथ क्या होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक सवाल पूछता है कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, इसका जांच करना है। तो इसका जांच कैसे करना है भैया, तो इसका जांच यहां पर यह करना है कि हम लोग लेंगे 1 ग्राम ठोस NaCl, हमने लिया बीकर, उसमें 1 ग्राम ठोस NaCl ले लिया। अब यहां पर इसमें कुछ मात्रा में हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे और उसमें हमारा NaCl मिलेगा तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एक तरफ हमारा क्या हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, और साथ में हमारा क्या हो गया, H2SO4 हो गया। अब यहां पर हमारा क्या हो गया, यहां पर हमारा बन गया HCl और साथ में Na2SO4 बन गया, ठीक है। अब यहां पर HCl जो हमारा बना ये गैस के रूप में बना, ठीक है, तो एरो मैंने पहले लगा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझाने के लिए। जो हमारा HCl यहां पर बना ये किस रूप में है, ये हमारा गैस के रूप में, ठीक है। अब गैस के रूप में है तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम लोग यहां पर इसको पैक करके पाइप निकालते हैं, और यहां पर हमारा क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रहा है।
है, हम यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रहा है। ठीक है, अब यहां पर इस गैस के पास जब हम लोग यहां पर लिटमस पेपर ला करके जांच करेंगे कि क्या यहां पर हमारा लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखेगा, अम्ल का कोई गुण यहां पर हमको नहीं दिखेगा। तो उससे हमको क्या समझ में आता है कि जो अम्ल होते हैं जब उसका हम लोग जल के साथ विलयन तैयार करते हैं तभी वो अपने गुण को दिखाते हैं, ऐसे सूखे सूखे वो अपने गुण को नहीं दिखाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है कि भाई हमारे जो अम्ल होते हैं वो सिर्फ हमारे जल के साथ विलयन में ही अपने गुण दिखाते हैं। अब सिर्फ देखो बात अम्ल की नहीं है, बात क्षारक की भी है। अब यहां पर क्या होता है, हम लोग एसिड से समझते हैं। ठीक है, एसिड में क्या होगा, एसिड में जैसे HCl हमने लिया, HCl लिया, अब इसको हमने डाल दिया जल में। अब जैसे ही इसको हम लोग जल में डालेंगे तो H2O के संपर्क में आते ही जो HCl होगा ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस आयन में। H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट गया तो यहां पर क्या होगा, हमारा H प्लस आयन जल में आ गया। अब H प्लस आयन आने की वजह से जो घोल हमने अम्ल और जल का बनाया है उसमें H प्लस आयन आ गया। इस H प्लस आयन के आने की वजह से ही अब अम्ल का गुण हमको दिखने लगेगा। वो जो घोल हमने तैयार किया एसिड और साथ में जल का, वो क्या करेगा, अम्ल का गुण दिखाने लगेगा। अब देखो बात आगे कहानी ये है कि जब H प्लस आयन जल में पहुंचता है तो H प्लस आयन अकेले नहीं रह सकता, H प्लस आयन को डर लगता है। H प्लस आयन क्या करता है, यह जाता है एक अणु के पास, हमारे जल के अणु के पास जाता है और बोलता है कि भैया भैया हमको डर लग रहा है, हमको अपने साथ चिपका लो, अपने साथ जोड़ लो। और यहां पर ये क्या करेगा, ये H प्लस आयन जाकर के हमारे जल के एक अणु के साथ जुड़ जाएगा और ये बना देगा H3O प्लस आयन। क्या बना देगा, H3O प्लस आयन बना देगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। समझ गए, तो हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो जब भी हमारा एसिड जल में घुलाया जाता है तो H प्लस आयन निकलता तो जरूर है, लेकिन वो H प्लस आयन के रूप में मौजूद नहीं होता, बल्कि H3O प्लस आयन के रूप में मौजूद होता है या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में मौजूद होता है। समझ गए, तो यहां पर अगर हमने HCl डाला जल में तो HCl टूट करके H प्लस Cl माइनस आयन बना, लेकिन इसका H प्लस जाकर के H2O से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, H3O प्लस और Cl माइनस आयन बना देगा। इस प्रकार से हमारे आयन्स मौजूद होंगे जब हमारा अम्ल का यहां पर जल में हम लोग विलयन तैयार करेंगे तो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे क्या है, आगे यहां पर हमारे सामने है क्षारक की बात, कि जब हम लोग क्षारक को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, जो यहां पर NaOH है वो Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा, KOH K प्लस OH माइनस आयन, MgOH2 Mg और 2AH OH माइनस आयन। यानी कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। समझ गए, अब यहां पर देखिए जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह बात ध्यान रखो कि यहां पर हमको एक चीज समझना है कि जितने भी हमारे क्षारक होते हैं वो सारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। समझ गए, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि यार जब ये क्षारक जल में घुलनशील है ही नहीं तो ये OH माइनस आयन कैसे दे रहा है, और अगर OH माइनस आयन नहीं दे रहा है तो फिर इसको हम लोग क्षारक क्षार ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं। तो यहां पर देखो वो सारी बातें तुमको आगे कक्षा में पढ़नी है। वो दूसरे कारणों की वजह से वो प्रोटॉन लेते हैं, वो आयंस का स्वीकार करते हैं, वो सारी बातें आगे तुमको पढ़नी है। तो वहां पर सिंपली समझ लो कि ये हैं क्षारक, बहुत सारे क्षारक ऐसे हैं जो कि हमारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो हमारा क्षारक जल में घुलनशील होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, आगे यही चीज को और भी जानकारी के रूप में दिया है। क्या बोल रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह
और स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है, इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ऐसा मत समझना कि अगर अम्ल हानिकारक है तो क्षारक हानिकारक नहीं है, क्षारक भी हानिकारक होता है, वो भी तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर अब हम लोग को फिर से समझाया जा रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं, साथ में वो लवण बना देते हैं और साथ में जल बना देते हैं। वो कैसे होता है यहां पर दिखाया गया कि देखो, यहां पर अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो अम्ल का H आयन और साथ में क्षारक का OH माइनस आयन, ये दोनों आपस में जुड़ करके जल बना देंगे और बाकी के जो यहां पर हमारे आयन बन गए वो आपस में जुड़ जाएंगे और यहां पर हमारे लवण का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि यहां पर अम्ल और क्षारक जुड़ करके किस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। ये तो वैसे मैंने आपको पहले ही ऊपर ही समझा दिया था। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि जल में मिलाने पर क्या होता है। जब अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है। देखिए, बात यहां पर यह है कि जो अम्ल हैं और जो क्षारक हैं उनको जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और ये एक प्रकार का हमारा ऊर्जा निकालने वाला, ऊर्जा छोड़ने वाला अभिक्रिया होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके लिए आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं जो कि आपको ध्यान रखना है जबकि हम लोग अम्ल या फिर क्षारक को जल में घुलाते हैं। इसके ऊपर प्रश्न भी बनता है, प्रश्न भी इससे पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहां पर यही चीज कहता है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ऊष्मा हमें बाहर के रूप में बाहर निकलती है। और जब भी अम्ल में जल को मिलाओगे, मतलब अगर हम लोग अम्ल को तनु बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो घोल होगा वो बहुत ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है भाई, बात बोल रहा है कि देखो, हमने एक बर्तन लिया, बर्तन में हमको क्या लेना है, जल लेना है। मतलब कि यहां पर जब हम लोग किसी अम्ल का या किसी क्षार का सांद्रता अगर कम कर रहे हैं, उसको तनु बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमेशा जल में अम्ल या क्षार को डालना है। क्षार या फिर अम्ल में जल को नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, और साथ में जब जल में डालेंगे अम्ल को तो हिलाते हुए डालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जल में अगर हम लोग थोड़ा सा अम्ल डालेंगे तो थोड़ा सा अम्ल हमारे जल के साथ घुलेगा और थोड़ा सा ऊर्जा हमें देगा और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गर्मी, थोड़ी थोड़ी ऊर्जा निकलेगी बाहर और हमको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन यहां पर हम अगर क्या करते हैं, हम लोग अगर अम्ल ले लेते हैं बहुत ज्यादा और उसमें जरा सा जल डालते हैं तो वो जल जाकर के बहुत सारे अम्ल के साथ अभिक्रिया अचानक से करेगा और वहां पर बहुत सारा गर्मी निकलेगा, बहुत सारा ऊर्जा निकलेगा, जिससे ये बीकर जो है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये टूट भी सकता है या फिर जो अम्ल है उसके छींटे भी पड़ सकते हैं और आप घायल हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब भी सांद्रता कम करते हैं या फिर अम्ल या क्षारक को तनु बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग जल में धीरे धीरे अम्ल या क्षार को डालते हैं, हिलाते हुए डालते हैं, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी हानि नुकसान ना हो। समझ गए, यहां पर कहता है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी कि जब हम लोग अम्ल को जल में मिलाते हैं तो भाई वहां पर जितने हमारे आयन की सांद्रता है वो कम हो गई। जैसे हमने लिया था 100 मिलीलीटर एसिड लिया था, ठीक है, 100 मिलीलीटर एसिड यानी 100 मिलीलीटर अम्ल लिया था।
इसको हमने डाल दिया 1 लीटर जल में, तो 100 मिलीलीटर में मान लो कि 1000 आयन थे, वो अब कितने में हो गए? 1100 मिलीलीटर में इतने ही हमारे कितने 1000 आयन हो गए। तो यहां पर 100 मिलीलीटर यानी प्रति इकाई आयन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और हमारा क्या हो गया? सांद्रता यहां पर आयन का कम हो गया। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अम्ल या क्षारक को तनुकृत करते हैं, उसको पतला बनाते हैं, उसके घोल को पतला बनाते हैं। पतला बनाने का मतलब उसका हम लोग सांद्रता कम कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसी से जुड़े हुए यहां पर क्या है? प्रश्न है, कुछ प्रश्न है, खुद से तुम देख सकते हो। जैसे यहां पर HCl है, HNO3 है, इसका जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते? बता चुका हूं, समझा चुका हूं, आसानी से तुम लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने क्या है भाई? आगे हमारे सामने है टॉपिक नंबर 2.3। इसमें क्या बोलता है कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी जो अम्ल है हमारे पास, वो जो क्षारक है वो कितना पावरफुल है, कितना वो प्रबल है, कितना ताकतवर है। अब भाई देखो, बात हमारे सामने ये है कि सभी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जितने भी अम्ल हैं, जितने भी क्षारक हैं, वो सब बराबर नहीं होते हैं। कोई अम्ल ज्यादा ताकतवर होता है, कोई अम्ल कम ताकतवर होता है, कोई क्षारक ज्यादा ताकतवर होता है, कोई क्षारक कम ताकतवर होता है। तो हम कैसे नापेंगे कि कौन क्षारक ज्यादा ताकतवर है, कौन क्षारक कम ताकतवर है? ठीक है, तो यहां पर यही चीज समझना है हमें। तो आइए समझना शुरू करते हैं। कहता है कि हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बोलता है कि पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई, तो पिछले अध्याय में नहीं पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा। H+ आयन OH- आयन के विलयन की सांद्रता कम होने के बारे में, तनुकरण के बारे में कहां पढ़ा? अभी तुरंत में पढ़ा ना भाई। NCERT में मैंने पिछले अध्याय में भी बोला था कि कुछ कुछ गलतियां छोड़ दी हैं, कुछ कुछ चीजें गलत लिख दी हैं। ठीक है, तो यहां पर यह चीज हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे कहता है कि क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयनों में अम्ल तथा अथवा क्षारक कितना प्रबल है? देखो, बात यहां पर यह है कि हमने कहा कि भाई देखो, कुछ अम्ल ज्यादा ताकतवर हैं, कुछ जो क्षारक हैं वो कम ताकतवर हैं, कुछ क्षारक ज्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, तो यह हम नापेंगे कैसे? तो इसका नापने का तरीका यह है कि जो अलग अलग हमारे पास अम्ल हैं या क्षारक हैं, उनका जो विलयन है, उनमें जो उपस्थित आयनों की संख्या है, वो उसके जरिए हम ये चीज पता लगा सकते हैं। कैसे? तो यहां पर देखो, बात यह है कि हम लोग यहां पर जो सूचक इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत में हमने सूचक के बारे में पढ़ा, वो सूचक से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ यह पता चलता है कि कोई भी हमारा जो घोल है वो अम्ल है या फिर क्षारक है। ठीक है, सिर्फ हमें यह पता चलता है, यह नहीं पता चलता कि वो कितना ताकतवर है। उसके लिए हमें नए प्रकार के सूचक की आवश्यकता होगी। तो यहां पर क्या करता है, यहां पर नए प्रकार का सूचक बनाया गया, जिसको कि सार्वत्रिक सूचक कहा गया। ठीक है, यह क्या होता है? यह एक प्रकार से बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है, जिसमें कि यहां पर जो हमारा ये सूचक तैयार होता है, सार्वत्रिक सूचक, ये अलग अलग सांद्रता के आधार पर, कोई अगर हमारा ज्यादा ताकतवर अम्ल है, उसकी सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता उसमें ज्यादा है हाइड्रोजन आयन की, तो वो क्या करेगा? उसका रंग अलग दिखाएगा। कम सांद्रता वाला कोई अम्ल है तो उसका रंग हमें अलग दिखाएगा। कोई हमारा क्षारक है, उसमें सांद्रता OH- आयन की ज्यादा है तो उसका रंग अलग दिखाएगा। कम हमारा सांद्रता है OH- आयन का तो उसका रंग अलग दिखाएगा। इस प्रकार से यह काम करता है। ठीक है, तो यहां पर हमें अलग अलग रंगों के जरिए बताया जाता है कि जो हमारे सामने पदार्थ है, जो घोल है, उसमें अम्लीयता कितना है, क्षारकीय कितना है। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए सहारा लिया जाता है पीएच स्केल का। पीएच स्केल क्या है भाई? एक प्रकार का स्केल है, जैसे हम लोग इंची टेप इस्तेमाल करते हैं ना, 1 2 3 4 करके, उसी प्रकार का स्केल है। यह हमें क्या बताता है? यह बताता है कि यहां पर जो हमारा जो अम्ल है या क्षारक है, उसमें हाइड्रोजन आयन की या फिर OH- आयन की सांद्रता कितनी है। ठीक है,
अब यहां पर देखो पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब क्या होता है शक्ति, और एच का मतलब तो समझ सकते हो हाइड्रोजन की बात हो रही है। अब पीएच स्केल से मतलब क्या होता है, अब यहां पर देखो जो पीएच स्केल होता है ये होता है 0 से लेकर के 14 तक। 14 मतलब कि सबसे ज्यादा क्षारकीय, और 0 मतलब क्या, इधर अम्लीय, मतलब कि हमारा 0 की तरफ आएगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, 14 की तरफ जाएगा तो क्षारकीयता बढ़ेगी, ठीक है। और यहां पर बीच में हमारा होता है 7, जो कि हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल, निष्क्रिय, बीच में, उस वो ना तो अम्ल है ना तो क्षारकीय होता है, ये होता है 7 हमारा जल का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि इस पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य, शून्य ये मतलब क्या, अधिक अम्लता, और साथ में 14 यानी कि अधिक क्षारीय, ठीक है, तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या रूप में देखनी चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। देखो ये स्केल है हमारा, इस तरफ अगर 0 की तरफ आएंगे तो क्या बढ़ रहा है, हमारा हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ रही है। जितना सांद्रता ज्यादा होगा पीएच का मान उतना ही कम होगा, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी कम होगी उतना हमारा ज्यादा पीएच का मान होगा। समझ गए बात को। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, हमारा यहां पर पीएच का मान कम हुआ, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ गई। पीएच का मान बढ़ गया मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो गई है, ठीक है। अब यहां पर आगे देखें तो क्या बोलता है, कहता है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, ठीक है। वही चीज जो मैंने बता दिया, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। किस विलयन का मान 7 होता है, तो जल का मान 7 होता है, वो उदासीन होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय, तो यह अम्लीय विलयन होगा, और यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहां क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भरित पेपर द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो हमने पीएच को समझ लिया, और हमने अभी तुरंत बात किया कि पीएच के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक सार्वत्रिक सूचक बनाते हैं। अब ये क्या करता है, ये एक, इसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग पीएच के विलयन में अगर हम लोग इस पेपर को डालेंगे तो यहां पर हमें अलग अलग रंग दिखेगा। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर डालेंगे हम लोग अम्ल में, ज्यादा गाढ़े अम्ल में, तो उसका रंग हमारा कैसा होगा, लाल दिखेगा। थोड़ा हल्का फुल्का हमारा होगा अम्लीय, तो वो कैसा होगा, पीला दिखेगा। हमारा बीच में आ जाएगा तो हरा जैसा दिखेगा। और इस तरफ अगर हम लोग क्षारकीय विलयन में डालेंगे पेपर को तो वो कैसा, हमें नीला रंग का दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो शुद्ध जल होता है उसका यहां पर पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, हमारे शरीर के रक्त का 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यहां पर कितना होता है, पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। ये बहुत ही ताकतवर क्षार होता है, ठीक है, क्षारक होता है, ठीक है। इसके बाद नींबू का जो रस होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 2.2, और हमारे जठर का रस जो होता है उसका पीएच मान 1.2 होता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग अम्ल और अलग अलग क्षारक होते हैं इनके अलग अलग पीएच के मान होते हैं, जो कि हमको कहां से प्राप्त होगा, इस प्रकार के सार्वत्रिक सूचक से प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या बोलता है, आगे यहां पर बोलता है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यहां पर सांद्रता H+ आयन का या OH- आयन का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोई भी विलयन हमारा एसिडिक हो या बेसिक होगा, यानी कि या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ठीक है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो यह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अब भाई देखो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक ताकतवर अम्ल है, ठीक है, और वही एसिटिक अम्ल क्या है, एक कमजोर अम्ल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको अगर हम लोग बराबर मात्रा में लेते हैं, बराबर मात्रा के जल में इनको घुलाते हैं बराबर मात्रा लेकर के, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा, और वही जो एसिटिक अम्ल है वो कम मात्रा में हमारा
छोड़ेगा हाइड्रोजन आयन। इसलिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक आयन क्या है, वो ज्यादा ताकतवर अम्ल है, और वहीं एसिटिक अम्ल क्या है, वो एक कमजोर अम्ल है। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, हम लोग क्षारों की बात करें, तो जो क्षार ज्यादा मात्रा में, समान मात्रा में क्षार लेने पर ज्यादा मात्रा में जो OH- आयन छोड़ेगा वो क्या हो गया, ज्यादा ताकतवर क्षार हो गया। जो कम संख्या में, कम मात्रा में छोड़ेगा वो कमजोर हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर आगे क्या कहता है, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होंगे? बिल्कुल यही चीज, जो चीज यहां पर H+ के लिए बोला वो OH- आयन के लिए हो जाएगा, और वो हम लोग क्षारक के लिए बोल देंगे। ठीक है, अब हमें यहां पर पीएच का कुछ महत्व पढ़ना है। यानी कि देखो, अम्ल क्षार हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि भाई अम्ल जो है उसका इतना पीएच होता है, क्षारक का इतना पीएच होता है। तो इस पीएच से हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे आसपास के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, उसके कुछ उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं। देखो, यहां पर सबसे पहले बात की गई है कि जो पौधे होते हैं, पशु होते हैं, वो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जी हां, बिल्कुल होते हैं। जैसे हमारा शरीर जो होता है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में काम करता है। अगर इससे कम या ज्यादा पीएच होगा तो हमारा शरीर के काम क्रिया में कुछ थोड़ी सी परेशानी आने लगेगी। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे जीवित प्राणियों की बात कर लें, वो भी बहुत ही संकीर्ण पीएच में जीवित रह सकते हैं। अगर जिस प्रकार से हमारे शरीर का पीएच का कुछ लिमिट है, उसी प्रकार से हर जीव के शरीर के पीएच का लिमिट होता है। अगर ज्यादा एसिडिक, ज्यादा अम्लीयता बढ़ जाएगी तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, और ज्यादा क्षारकीयता बढ़ जाएगी तो भी वो जीवित नहीं रहने पाएंगे। जैसे हमारे वर्षा के जल में जब पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस प्रकार के वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब इस अम्लीय वर्षा का जल, यानी कि ऐसा जल जिसका कि 5.6 से कम पीएच का मान है, वो हमारा अगर नदियों में पहुंच जाए, तालाबों में पहुंच जाए, हमारे मिट्टी पर गिरे, तो वहां पर एक प्रकार से जीवन को थोड़ा नुकसान होता है। अब भाई यहां पर अम्लीय वर्षा कहने का क्या मतलब हुआ कि बारिश का पानी में क्या पानी का अम्लीयता बढ़ गया? क्या नहीं, उस पानी में कुछ अम्ल घुल गए हैं, और वो अम्ल जो है बारिश के साथ हमारे जमीन पर आ रहे हैं, पृथ्वी पर आ रहे हैं। उसके बारे में थोड़ी हमें आगे बात करनी है, समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, सीधी सीधी बात कि हमारा जो जीवन है वो पीएच पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। बहुत ऊपर या नीचे पीएच में हमारा शरीर काम नहीं कर सकता, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। हम मतलब केवल इंसान नहीं, सभी की बात हो रही है, समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है, आपके बगीचे की मिट्टी की पीएच क्या है भाई? मिट्टी का भी पीएच सही होना जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी का पीएच ऊपर नीचे हुआ तो भाई खेती नहीं हो पाएगी, समझ गए? क्योंकि पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, समझ गए? कहता है कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए और क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। तो यहां पर बात है कि जो पौधे होते हैं उनको भी एक खास पीएच की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, उगने के लिए, अच्छे से उनके शरीर को बढ़ने के लिए। अगर उनको पर्याप्त पीएच नहीं मिलता है, सही पीएच नहीं मिलता है, तो उनके जीवन में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है। यहां पर बोल रहा है कि भाई मिट्टी लो, मिट्टी का घोल बनाओ और घोल में आप लोग पीएच जांच करके देखो कि पीएच कितनी है मिट्टी की, और वहां देखो कौन सा पौधा उठ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में भी हमारा जो यहां पर उदर है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे पाचन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे भोजन के पाचन में सहायता देता है। ये अम्लीय माहौल देता है जिससे कि वहां पर जो दूसरे
कारक हैं वो काम कर नहीं पाते। समझ गए? अपच कब होता है भाई? अपच की स्थिति में यहां पर जो उदर है उसमें अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दर्द, जलन या फिर खट्टे ढकार वगैरह आने लगते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही हमने बात कर ली थी। कहता है इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही कि उपचार हमने आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। यह सवाल बनता है कि भाई अगर किसी को एसिडिटी की परेशानी हो गई, किसी को अम्लीयता की परेशानी हो गई कि वहां पर, तो फिर हम वहां पर कौन सा हम लोग चीज देंगे? तो जनरली क्या दिया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, यह देते हैं, या फिर बेकिंग सोडा भी देते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जो भी आपको मिले उस प्रकार का आपका आंसर उत्तर होना चाहिए। आगे हमारे सामने है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी हमारे दांत जो हैं उनको भी नुकसान होता है अगर पीएच का मान बहुत ज्यादा कम हो जाए तो। क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे भोजन के टुकड़े हमारे मुंह में ही रह जाते हैं, खास करके मीठे चीजों की बात हो रही है। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि टॉफी वगैरह, चॉकलेट वगैरह कम खाया कीजिए। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग यहां पर मीठे भोजन खाते हैं या फिर नॉर्मल भोजन भी खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे दांतों में कुछ कण रह जाते हैं और हमारे दांतों में मौजूद होते हैं कुछ यहां पर जीवाणु। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये वहां पर जाकर के उस भोजन के टुकड़े को एक प्रकार से पचाते हैं, उनको एक प्रकार से उसको निम्नीकृत करते हैं। तो निम्नीकरण करने के बाद ये अम्ल तैयार कर देते हैं। ये जो मुंह में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, उस अपशिष्ट भोजन को पचा करके या निम्नीकृत करके अम्ल बना देते हैं। और वो जो अम्ल होता है हमारे दांत के ऊपर जब पड़ता है, दांत के संपर्क में आता है, तो वहां पर ये दांत को नुकसान पहुंचाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे दांतों के जो इनेमल होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बने हुए होते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप होता है, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। समझ गए? यानी कि अगर आप यहां पर दांत देखो तो दांत का जो सबसे बाहरी खोल है यह हमारा क्या है? इनेमल। इसी को यहां पर जब अम्ल बनते हैं तो अम्ल इसको एक प्रकार से नष्ट करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। समझ गए? इसलिए हमारे दांत जो है परेशान होने लगते हैं या फिर दांतों को नुकसान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, दांतों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, मुंह को अच्छे से साफ रखना चाहिए। अब यहां पर देखो, हमारे आसपास के दुनिया में जो पशु हैं, पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो यहां पर रसायनों का इस्तेमाल करके आत्मरक्षा भी करते हैं। जैसे कि आपको चींटी काटती है तो आपको बहुत जलन होता है। जलन क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो चींटी जब काटती है तो वो हमारे शरीर में अम्ल छोड़ती है। इसी प्रकार से मधुमक्खी डंक जब मारती है तब भी हमको बहुत दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि उसके डंक में भी क्या मौजूद होता है? अम्ल होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर डंक मारे मधुमक्खी तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी ने डंक मारा तो क्या डाला? अम्ल डाला। अगर उसके संपर्क में हम लोग क्या डाल देंगे? क्षारक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? अम्ल का असर खत्म हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया की मदद से। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर पौधे होते हैं, नेटल नाम का पौधा होता है। ये डंक जब इसका लगता है, इसके बाल से जब डंक लगता है तो यहां पर हमारे शरीर में ये पौधा क्या करता है? मिथेनोइक एसिड डाल देता है, जिससे कि हमको जलन दर्द का भी अनुभव करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर नेटल पौधा के लगने पर हमें क्या लगता है? जलन होता है अम्ल की वजह से। तो यहां पर यह जानकारी दिया जा रहा है कि प्रकृति में उदासीनीकरण का भी विकल्प साथ में मौजूद होता है, परेशानी के साथ में उत्तर भी होता है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर नेटल जहां पर पाया जाएगा इसके आसपास में ही एक और पौधा पाया जाता है, यहां पर जिसको कि डॉग पौधे कहते हैं। यह इस पौधे के आसपास ही पाया जाएगा और डॉग पौधे के पत्ते को जब आप रगड़ लेंगे तो यह क्या कर लेगा? एक प्रकार से जो हमारा अम्ल का असर था उसको खत्म कर देगा, क्योंकि इसमें क्षारकीय गुण होते हैं। समझ गए बात को? तो यहां पर इस प्रकार से हमारे प्रकृति में ये चीजें पाई जाती हैं। अब ये जो हमारा ये चार्ट है, टेबल है, इसको याद कर लो। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा अम्ल कहां पर पाया जाता है। भाई एसिटिक अम्ल कहां मिलेगा? सिरका में। संतरा में क्या मिलेगा? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल।
इसके साथ ही खट्टा दूध में यानी दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मिथनोइक अम्ल, नेटल के डंक में मिथनोइक अम्ल। ये याद कर लो, ये ध्यान रखो, ये प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। आगे यहां पर क्या है, कुछ प्रश्न है, अगर आपने सही से पढ़ा है तो इसको तो उत्तर आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हमारे सामने क्या आता है, लवण। हमने यहां पर अम्ल और क्षार की बात कर ली। अब हम लोग यहां पर अगला टॉपिक पढ़ेंगे 2.4 लवण के संबंध में अधिक जानकारी, यानी कि अब हम यहां पर महत्वपूर्ण लवणों की बात यहां पर करेंगे। तो यहां पर इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है 2.4.1, यह है लवण परिवार। ठीक है, अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर हमें लवणों के परिवार के बारे में पढ़ना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखिए यहां पर हमारे सामने कुछ लवण के रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया, K2SO4 हो गया। ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया, Na2SO4 हो गया। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, CaSO4 हो गया। आगे देखें तो और हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कई सारे यहां पर हमारे लवण के नाम लिखे गए हैं। इनका रासायनिक सूत्र इसी प्रकार से लिखना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो हमारे बने हुए हैं ये लवण हैं, ये कैसे बने हुए हैं, अम्ल और क्षार के मिलने से बने हुए हैं। ये हमने पहले पढ़ा है कि लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब हमारे लवण बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए लवण परिवार का क्या मतलब होता है। लवण परिवार का मतलब होता है कि यहां पर समान धन या समान ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहते हैं। जैसे यहां पर क्या हो गया, यहां पर हम लोग अगर K2SO4 में देखें तो यहां पर हमारा क्या है, यहां पर ऋणायन क्या है, हमारा SO4 है, SO4 ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी SO4 है, इसमें भी SO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट में भी SO4 होगा, कॉपर सल्फेट में भी SO4 होगा। तो ये सारे में क्या आ रहा है, SO4 आ रहा है। तो ये सब क्या हैं, एक ही परिवार के हैं, ऐसा हम लोग बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास NaCl आ जाए और KCl आ जाए, तो NaCl में हमारा क्या है, Cl है, और KCl में क्या है, Cl है। तो ये दोनों एक ही है, क्लोरीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो लवण है ये एक ही परिवार के हैं। इसी प्रकार से NaCl और Na2SO4 में क्या है, NaCl है और Na2SO4 है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सोडियम Na है, तो हम बोलेंगे कि भैया ये दोनों एक ही परिवार के हैं, एक ही सोडियम परिवार के हैं, ये क्लोरीन परिवार का है, ये सल्फेट परिवार का है। यहां पर अगर क्लोराइड 1-2 में आएगा तो हम लोग बोलेंगे क्लोराइड परिवार का है। मतलब यहां पर देखो क्या है कि हमारे पास जो ये लवण होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, मतलब कई सारे अम्ल, कई सारे यहां पर क्षारक के मिलने से कई प्रकार के लवण बनते हैं। तो यहां पर लवणों का परिवार क्या होता है, सेम एक ही हमारा ऋणायन या फिर हमारा धनायन से मिलकर के जो यहां पर लवण बनेगा उसको एक परिवार का हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर आ जाता है लवणों का पीएच। अब यहां पर देखो हमने क्या समझा, हमने शुरुआत में समझा कि जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ करके हमको ऐसा लगता है ना कि जब एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारक के मिलने से जब हमारा लवण बनता है तो वहां पर एसिड बेस का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई है ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, कारण यहां पर यह है कि देखो हमारे पास कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो कि बहुत ताकतवर होते हैं। ठीक है, उनका मान जो है पीएच मान 1-2 के आसपास होता है, और कुछ क्षारक होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। तो जब बहुत ताकतवर अम्ल और बहुत ताकतवर क्षारक आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देंगे, और यहां पर पीएच उनका मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तब उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, यानी उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर क्या हो, हम लोग एक प्रबल अम्ल ले लें, ताकतवर एसिड, ताकतवर अम्ल ले लें, उसको जाकर के दुर्बल क्षारक से हम लोग अभिक्रिया करा दें,
तो अम्ल को पूरी तरीके से वो निष्क्रिय नहीं करने पाएगा, उदासीन नहीं करने पाएगा। और जब ऐसे लवण का जो कि दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल से मिलकर के बना है, इसका पीएच निकालेंगे तो 7 से कम मिलेगा और ये एक प्रकार का अम्लीय लवण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग प्रबल क्षारक ले लेते हैं और दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, इनको आपस में अभिक्रिया करा देते हैं, तो यहां पर क्षारक का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा और यहां पर हम लोग को जो लवण मिलेगा उसमें हमको क्षार के गुण मिलेंगे और पीएच हमारा 7 से अधिक हो जाएगा और ये हमारा जो लवण बनेगा ये क्षारकीय गुण दिखाएगा, ये क्षारकीय हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने अलग अलग लवणों के गुण समझ लिए। अब हम ये लोग यहां पर कुछ खास लवण की बात करते हैं और लवण से बनने वाले जो अलग अलग यहां पर हमारे रसायन होते हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने आ गया साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक मतलब क्या हो गया? NaCl। NaCl हमारा साधारण नमक है जो कि हमारे घर में खाने में डाला जाता है, जिसको कि हम लोग रोज दिन भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। हमारा NaCl बनता कैसे है? ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया से। यानी कि इन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या? HCl और साथ में क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इनको जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? यहां पर हमारा बनता है NaCl और साथ में H2O बनता है। इस प्रकार से हमारा यह साधारण नमक तैयार होता है। लेकिन यहां पर बात क्या है? यहां पर बात यह है कि देखो, ये जो हमारा अभिक्रिया हुआ इसमें हमारा साधारण नमक बना जिसको कि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर इस प्रकार से हमें ये लवण बनाने की, ये साधारण नमक बनाने की हमें जरूरत नहीं होती है। कारण क्या होता है कि हमारा जो समुद्र है, समुद्र में ये लवण और इसी प्रकार के बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं और हमारे समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी कि यह साधारण नमक घुला हुआ होता है। और हमको जितनी भी नमक की जरूरत होती है साधारण नमक की, हम क्या करते हैं? समुद्र के पानी को उबालते हैं और उससे नमक अलग कर लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं, हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको हमारा साधारण नमक तो मिल जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहां पर इसकी बात हो गई। अब इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ठोस रूप में हमको ये लवण मिल जाते हैं, समझ गए? और ये क्रिस्टल रूप में मिलते हैं, इनका रंग भूरा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लवण होते हैं जो कि ठोस रूप में मिलते हैं, जैसे कि हिमालय की पहाड़ियों में मिलते हैं हमें लवण, ठीक है, उसका रंग भूरा होता है। क्यों? और भी दूसरी जगहों पर मिलते हैं, उनका भी रंग भूरा होता है। तो इनका रंग भूरा क्यों होता है? क्योंकि इनमें बहुत सारे खनिज मिले हुए होते हैं, बहुत सारी, एक तरीके से हम गंदगी कह सकते हैं, मिले हुए होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, गंदा नहीं है कि ऐसा नहीं कि खाने लायक नहीं है, वैसी बात नहीं है। उसमें दूसरी चीजें मिली हुई होती हैं, इसलिए उनका रंग वैसा हो जाता है। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये समुद्र के पुराने इलाके में, जैसे हिमालय जहां पर ये नमक मिलते हैं, वहां पर पहले समुद्र हुआ करता था। आज के लाखों साल पहले वहां से समुद्र सूख गया, वो नमक वहीं पर जम गया, वहां पर पहाड़ की दबाव की वजह से वो एक तरीके से ठोस हो गया और वो नमक हम लोग जैसे कोयला निकालते हैं उस प्रकार से नमक निकालने का काम करते हैं, समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है? महात्मा गांधी की बात करता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाला था और वहां पर वो हमारे स्वतंत्रता का बहुत बड़ा प्रतीक था, क्योंकि नमक जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखो, यहां पर हम लोग साधारण नमक की बात करेंगे और साधारण नमक से बहुत सारे रसायन जो हैं, जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए आम जीवन में बहुत जरूरी होता है, उनको बनाते कैसे हैं, कैसे वो तैयार होते हैं, ये सब समझेंगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि साधारण नमक हमको कैसे मिल गया, ये हमको पता चल गया। इसको हम लोग तैयार कैसे करते हैं, ये हमको पता चल गया। और इससे अब हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग रसायन जो हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड,
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सब कैसे बनते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? साधारण नमक। साधारण नमक मतलब क्या हो गया? हमारा NaCl हो गया, ठीक है। इससे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं ये सबसे पहले समझना जरूरी है। इसमें हम लोग इसको प्राप्त कैसे करेंगे? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तैयार करेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे और उसके जरिए हम लोग विद्युत जब प्रवाहित करेंगे तो यहां पर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या हो जाएगा? हमारा सोडियम और साथ में क्लोरीन में ये टूट जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसके बाद हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और यहां पर इस प्रक्रिया को, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसका रासायनिक अभिक्रिया भी यहां पर दिया गया है। यहां पर क्या हुआ? हमने सोडियम क्लोराइड का एक विलयन तैयार, जल के साथ विलयन तैयार किया। इससे जब बिजली गुजारा हमने तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला, साथ में यहां पर क्लोरीन गैस बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बना। अब यहां पर तुमको यह तस्वीर याद रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी तस्वीर के जरिए, इसी प्रक्रिया के जरिए यहां पर हमारा तैयार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या हुआ? एक बड़ा सा बर्तन लिया गया। इस बर्तन में इधर से मुंह हमने खोला जिससे कि हम नमक का घोल डाल रहे हैं। इधर से नमक का घोल हम लोग डाल रहे हैं। अब यहां पर हमने बीच में एक क्या किया है? झिल्ली लगा दिया है। अब झिल्ली लगाया है इसलिए ताकि जो हमारा सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है और जो हाइड्रोजन जल है वो भी टूटे और वो भी आसानी से अलग होने पाए। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर झिल्ली के एक तरफ हम लोग एनोड रखेंगे, झिल्ली के एक तरफ कैथोड रखेंगे। कैथोड मतलब हमारा निगेटिव वाला टर्मिनल इधर हो गया, पॉजिटिव वाला टर्मिनल एनोड इधर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? यहां पर जब हम लोग नमक का घोल डालेंगे और यहां पर जब हम लोग बिजली देंगे तो यहां पर इस विलयन में से हमारा जो H2O है ये भी टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा और साथ में यहां पर हमारा जो NaCl है ये भी टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? जब ये दोनों टूट जाएंगे तो यहां पर हमारा एक तरफ हमारा सोडियम जाने लगेगा, सोडियम हमारा कैथोड की ओर जाने लगेगा और यहां पर क्लोरीन हमारा एनोड की ओर आने लगेगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन हमारा जाने लगेगा इस तरफ, OH माइनस इस तरफ आने लगेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? जो क्लोरीन आया वो एक प्रकार से क्या करेगा? क्लोरीन बना करके, यानी क्लोरीन अणु बना करके 2 Cl इस प्रकार से जुड़ करके क्या करेंगे? गैस बन करके बाहर निकल जाएंगे। कहां पर? एनोड पर। इसी प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन जो आया वो हाइड्रोजन अणु बना करके यहां से निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग लगातार नमक का घोल डाल रहे हैं। तो यहां पर नमक का घोल डालने के बाद यहां पर दूसरी तरफ से हमने बाहर निकलने का भी रास्ता बनाया है, जहां से नमक का घोल लगातार बाहर निकल रहा है और इस नमक के घोल के साथ साथ हमारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन करके बाहर निकलता है और वहां से हमें प्राप्त होता जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, तुमको याद क्या रखना है इस क्लोर अल्कालाई प्रोसेस में? क्लोर अल्कालाई या फिर हिंदी में इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा? एनोड पर क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस। कैथोड पर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्लोरीन गैस का क्या इस्तेमाल होता है? इसको हम लोग जल की स्वच्छता के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्विमिंग पूल की स्वच्छता के लिए, पीवीसी बनाने में, रोगाणुनाशक बनाने में, CFC बनाने में, कीटनाशक बनाने में हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद हाइड्रोजन का कहां इस्तेमाल होता है? ईंधन में इस्तेमाल करते हैं, मार्गरीन में इस्तेमाल करते हैं, खाद के लिए, अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका कहां इस्तेमाल करते हैं? तो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां पर, ये चीजें तुम्हें यहां से याद रखनी है। यहां पर यही चीज कह रहा है क्या? कि क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कहां निर्माण होता है अगर पूछे
तो कहां होगा, कैथोड पर निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या होगा, इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं और उनका क्या उपयोग है यह भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, अब यहां पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने का अभिक्रिया भी यहां पर दिया गया है, यह भी मैंने बता दिया है। इसके बाद हम लोग क्या बढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर अंग्रेजी में बोला जाता है। आपको विरंजक चूर्ण नाम सुनने को नहीं मिलता होगा, ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा। ठीक है, अब यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये फॉर्मूला याद रख लो, CaOCl2। ठीक है, ये वाला सी छोटा हो गया। ठीक है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, और इसको हम लोग क्लोरीन गैस की मदद से प्राप्त करते हैं। अब क्लोरीन गैस कहां से आएगा भाई, तो ऊपर अभी तुरंत हमने देखा कि हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया में हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं, वहीं से क्लोरीन गैस लेंगे, उसको हम लोग शुष्क बूझा हुआ चूना यानी CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से जब हम लोग क्लोरीन को गुजारेंगे, क्लोरीन गैस को पास करेंगे, तब वहां पर हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और यहां पर देखिए, ये जो आपको दिखाया जा रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये एक सरल आपको रासायनिक फॉर्मूला दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका जो वास्तविक संगठन होता है वो थोड़ा जटिल होता है, उसका फॉर्मूला थोड़ा जटिल होता है, इसलिए रियल फॉर्मूला आपको नहीं बताया जा रहा है, यह शॉर्ट में करके फॉर्मूला बताया जा रहा है। ये यहां पर आप याद कर लो रिएक्शन की हम लोग विरंजक चूर्ण को कैसे निर्माण करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है यहां से देख सकते हो। विरंजक चूर्ण का हम लोग यहां पर वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पीने वाले पानी को, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहां पर आ जाता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस फॉर्मूले की, इस रसायन की बात हम लोग पहले भी अभिक्रिया में कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर देखिए बेकिंग सोडा का आपने इस्तेमाल किया होगा, आपके घर में इस्तेमाल होता है। ये घर में हम लोग खस्ता पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग खाना को जल्दी से पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका नाम क्या है, नाम बता दिया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर NaCl लेते हैं, यानी कि देखो क्या लिया जाता है, हमने लिया नमक, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड लिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हमने क्या किया, जल के साथ एक विलयन तैयार कर दिया, घोल तैयार कर दिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। ठीक है, अब अमोनिया डाल करके इससे हमने क्या किया, CO2 गुजार दिया। ठीक है, तो यहां पर CO2 साथ में मिल गया, तो ये जब चारों आपस में मिलते हैं तब यहां पर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, साथ में NH4Cl बनता है यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है। समझ गए, तो ये याद रखो क्या किया गया, NaCl का जल के साथ घोल जिसमें कि हमारा अमोनिया NH3 मिला हुआ है, इसको जब हम लोग CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा है, जब इसको गर्म किया जाता है तब क्या अभिक्रिया होता है, यहां पर देखिए जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में जल निकलता है और साथ में CO2 हमारा निकलता है। यानी कि खाना पकाने समय जब खाने में हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं और बेकिंग सोडा को जब खाने के साथ पकाया जाता है तब यह हमारा अभिक्रिया होता है। ठीक है, आगे क्या यही चीज कहता है कि यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। ठीक है, और खाने के समय इसको गर्म करने पर यह वाला अभिक्रिया होता है, यह याद रखो। और यह इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, आगे हमको एक रसायन मिलेगा जिसको बनाने के लिए यह हमारा अभिक्रिया काम आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, आगे बात करते हैं।
तो आगे हमारे सामने आ गया बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का एक उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। आपके घर में बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर बनता कैसे है? तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लेते हैं और बेकिंग सोडा के साथ हम लोग एक हल्का एसिड लेते हैं, मतलब एक हम लोग दुर्बल एसिड लेते हैं, जैसे कि हम लोग CH3COH ले लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये जब हम लोग ये बेकिंग सोडा लेंगे साथ में एक दुर्बल अम्ल लेंगे, तो दुर्बल अम्ल से जो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा उसके साथ रिएक्शन करके हमारा बेकिंग सोडा क्या करेगा, CO2 छोड़ेगा, H2O छोड़ेगा और फिर अम्ल का सोडियम लवण छोड़ेगा। जैसे CH3COOH हम लोग लेते हैं तो क्या उससे बन जाएगा, CH3COONA बन जाएगा। ठीक है, ये लवण बन गया, सोडियम लवण। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर बेकिंग पाउडर जो है उसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, उसका इस्तेमाल एक प्रकार से हम लोग जो हमारा भटूरा वगैरह बनता है ना, भटूरा बनता है, इसी प्रकार के जो चीजें होती हैं, नान वगैरह बनता है जिसमें कि आटे को फुलाना वगैरह होता है, केक बनाने के लिए वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब इस प्रकार से अभिक्रिया होती है बेकिंग सोडा का एसिड के साथ, तो वहां पर CO2 हमारा निकलता है, जल निकलता है, और इसी CO2 के कारण क्या होता है, हमारा केक वगैरह जो है वो फूल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेकिंग पाउडर हमारा काम करता है। ठीक है, आगे यही चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है, इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग एंटासिड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटासिड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ ये क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ये तो भाई एक तरीके से एंटासिड का गुण होता है। आगे कहता है कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यहां पर इसको एक प्रकार का अग्निशामक है जिसमें कि हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर यह आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया भैया, फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2O। अब यहां पर देखो, अभी तुरंत मैंने बोला था कि अभिक्रिया याद रखना, वहां यहां पर काम आ गया। यहां पर देखो क्या होता है, ये हमारा धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करके क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का हम लोग पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं जिससे कि हमको क्या प्राप्त होता है, धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। अब पुनः क्रिस्टलीकरण करने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें हमने क्या किया, जल के अणुओं को जोड़ दिया, तो इससे क्या प्राप्त हो गया हमें, इससे प्राप्त हो गया हमें धोने का सोडा। अब यहां पर ऊपर वाला अभिक्रिया तुम फिर से देख लो कि हमने क्या किया था, हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब यहां से सोडियम कार्बोनेट लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल के अणुओं को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर 10H2O का मतलब क्या हुआ, यानी कि 10H2O हम लोग लिख रहे हैं, जल के कण यहां पर बोल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है वो भीग गया है, जी नहीं। यहां पर इसका मतलब हुआ कि यहां पर सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, चिपके हुए। ठीक है, अब यहां पर देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। ठीक है, वो तो अलग बात है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो आगे क्या है भाई, धोने के सोडे के क्या उपयोग होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में करते हैं। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, बोरेक्स बनाने में यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों के साफ सफाई में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आगे आपके सामने सवाल क्या है, सवाल है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, तो बात किसकी हो रही है। अभी तुरंत हमने क्या देखा कि भाई Na2CO3 के साथ हमने देखा कि 10 जल के कण चिपके हुए हैं।
इसका क्या मतलब हुआ कि ये सूखा हुआ है या भीगा हुआ है, ये चीज यहां पर हम लोग को चेक करना है, देखना है। अब यहां पर बात बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट लीजिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में भी क्या होता है, हमारे जल के अणु चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब आप गर्म कीजिएगा तो कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाएगा, समझ गए। और रंग क्यों बदल जाएगा, क्योंकि वो जो जल के कण चिपके हुए कॉपर सल्फेट के साथ वो उससे अलग हो जाएंगे, इस वजह से, ठीक है। अब ये बात तो ठीक हो गई, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसको जरा सा पढ़ते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अब यहां पर क्या कह रहा है, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। यानी कि क्या हुआ, CuSO4 5H2O में क्या हुआ, यहां पर हमारा 5 जल का अणु चिपका हुआ है कॉपर सल्फेट के एक अणु के साथ। इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये भीगा हुआ है, नहीं भीगा हुआ नहीं है। यहां पर इसमें क्या हुआ, जल इसके साथ चिपक गया है, समझ गए, लग गया है, समझ गए। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल, और इसका रंग लगभग हरा होता है, ठीक है। अब जब इसको तुम क्या करोगे, गर्म कर दोगे, तो ये जो 5H2O है ना, ये इससे अलग हो जाएगा और इसका रंग श्वेत रंग हो जाएगा, समझ गए। और लवण का रंग श्वेत हो जाता है, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। और जब इस क्रिस्टल को तुम फिर से पानी में भिगा दोगे, कॉपर सल्फेट को फिर से पानी में भिगा दोगे, तो इस क्रिस्टल का नीला रंग फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। नीला रंग होता है, मैंने हरा शायद बोल दिया था गलत से, ठीक है। तो यहां पर आगे क्या कहता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, समझ गए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। क्रिस्टलन का जल क्या होता है भाई, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे पूछे कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन का जल की संख्या कितनी है, तो 5 है, 5 यहां पर जल के अणु चिपके हुए हैं। इसी प्रकार से जो हमारा वाशिंग सोडा है उसमें हमारा क्या कितना क्रिस्टलन का जल है, तो 10 है, यानी कि 10 यहां पर जल के अणु चिपके हुए हैं। इसी प्रकार से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि CaSO4 है, इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि क्रिस्टलन का जल है तो 2 है, मतलब 2 जल के अणु यहां पर चिपके हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या आ गया, आगे हमारे सामने आ गया अगला टॉपिक जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या बोलता है, बोलता है कि देखो हमारे पास जिप्सम है, जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो इसमें से जल के अणु अलग हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देते हैं, CaSO4 ½ और ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब यहां पर जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, जिप्सम का CaSO4.2H2O, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और यहीं पर अगर CaSO4 ½ H2O हो गया तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। अगर जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग भिगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। समझ गए बात को, ध्यान रखना। जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को भिगा देते हैं तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, तो भाई हाथ पैर तोड़ लेते हो अपना खेलते खेलते, तो उसके बाद जो बैंडेज चढ़ता है, व्हाइट का प्लास्टर चढ़ता है, वो किस चीज का चढ़ता है, वो हमारा चढ़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर द्वारा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जब उसको लगा करके तुम्हारे प्लास्टर में और फिर उसको सुखा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है, समझ गए, समझ गए। यहां पर सॉरी जिप्सम नहीं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों का सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कहता है कि ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखो यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखो तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, CaSO4 है और उसमें आधा H2O है। अब ये आधा H2O कहने का क्या मतलब हुआ भैया, आधा अणु कैसे चिपक सकता है, लग सकता है। तो यहां पर इसका कारण यह होता है कि यहां पर जब हम लोग
प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं तो इसमें जल के एक अणु के साथ दो यहां पर CaSO4 के अणु चिपके हुए होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सरल लिखने के लिए CaSO4 हाफ H2O लिख देते हैं, आधा अणु एक के साथ चिपका करके हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर क्रिस्टलन का जल एक अणु दो CaSO4 के अणुओं के साथ चिपका हुआ होता है। ये दोनों शेयर करते हैं H2O को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए आधा काट करके CaSO4 हाफ H2O लिख देते हैं। समझ गए? तो ये हमारा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां होता है? खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, इसकी तरीके से सतह को चिकना बनाने में। इस तरीके से यहां पर आगे क्या है, सवाल पूछ रहा है कि कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? पेरिस से कोई रिलेशन है क्या? ये जरा चेक करके बताना, कमेंट करना कि भाई क्यों कहते हैं, अगर देख रहे हो वीडियो तक, ताकि मुझे भी पता चले कि अभी तक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहां पर मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ, क्योंकि यहां पर देखो हमारा अध्याय जो है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अध्याय समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।